नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य रमेश गौड़ कश्यप भी हैं। सर, आपका न्यूज़ सर्कल में बहुत बहुत स्वागत। योगेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है और बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। सेवा पखवाड़ा अभियान का मकसद क्या है, ज़रा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस होता है जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अमल किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस है वो हम 1 सप्ताह तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। अच्छा, सेवा पखवाड़ा में कौन कौन से का कार्यक्रम आप लोग करते हैं? जरा हमने स्वच्छता का कार्यक्रम किया है, स्वास्थ्य का कार्यक्रम किया है, महिलाओं का कार्यक्रम किया है, हमने रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया है युवाओं के लिए जी, दिव्यांग के लिए काम किया है। ठीक, अलग अलग हमने बहुत सारे विषयों पे इन पे हमने काम किया है। रमेश जी, एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। आप राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य भी हैं जी। सरकार का भी आदेश आया है कि जातियों को लेकर कि अब जाति से किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं इस फैसले को बहुत अच्छा मानता हूँ। ये प्राचीन भारत है जी और सनातन संस्कृति है। यहाँ जातियों में बंटवारा करके जो कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो नीति रही है इस देश में हिंदुओं का बंटवारे के रूप में विभाजित करने के रूप में, वो सब खत्म हो जाएगी और देश जो प्राचीन स्वाभिमानी था विश्व गुरु के रूप में, जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सब साथ रहेंगे तभी तो विश्व गुरु बन पाएगा भारत। ठीक, एक सवाल का जवाब और दीजिए। जब जाति आप खत्म कर रहे हैं तो फिर जाति जनगणना कैसे करा लेंगे आप? जाति की खत्म नहीं कर रहे हैं ना, हमारी सरकार ने खत्म करने की बात की। जो एक डरावे का काम लोग करते थे संख्या बल दिखा के जी, लोगों को भ्रमित करते थे। वाहन पे लिखते हैं फलाजी है, ढिमकाना जी है, और एक गांव में या शहर में कहीं भी जाके व्यक्ति एक इस तरह का काम करते हैं जिससे पूरा समाज बदनाम होता है। एक व्यक्ति अगर कोई बदनामी का काम करता है तो पूरी जाति बदनाम होती है, तो उससे पूरी जाति को छुटकारा मिलेगा। जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसी का नाम होगा। रमेश जी, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आप चूंकि राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य भी हैं, और जब कोई विक्टिम जो आता है अब आपके पास बताता है कि साहब हम फलानी जाति के हैं और फलानी जाति के लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अब जब ऐसे मामले आ जाएंगे, सरकार के डिसीजन आए, तो आपको जो पीड़ित हैं उनकी आवाज उठाने में कोई पिछड़ा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई जाति नहीं बताता, वो पिछड़े वर्ग का नाम लेता है। मैं पिछड़ा वर्ग में कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? पिछड़ा और अगड़ा वो क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मालूम है पिछड़ा और अगड़े का नहीं, जैसे जब नाम आ जाए किसी का, कोई रमेश है तो रमेश को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नाम के आधार पे आप नाम के आधार पे कोई किसी की जाति या वर्ग तय नहीं कर सकता। ठीक, मुझे आधा नाम कोई पुकारे तो रमेश गौड़, मैं ब्राह्मण थोड़ा ही बढ़ जाऊंगा, मैं कश्यप हूं ना ओबीसी का। तो नाम के टाइटल के आधार पे किसी के तय नहीं कर सकते आप। बहुत लोग है बंसल लिखते हैं पर वे गुजर है, बहुत लोग है कुछ और लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं पर वैसी है। ये नहीं हो सकता, नाम के और टाइटल के आधार पे आप किसी को नहीं बांट सकते। नहीं, सवाल हमारा दरअसल ये है कि जिस तरीके से फैसले आए हैं, इस फैसले का आने वाले दिनों में राजनीतिक परिदृश्य में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये सब अच्छा रहेगा। और जिनका काम है समाजों को बांटना, उनमें फूट डालना, जातियों में बांटना, वे लोग अपना काम करते रहे। पर ये देश उससे आगे निकल चुका है, ये प्रदेश उससे आगे निकल चुका है, विकास की पथ पे आगे निकल चुका है, स्वरोजगार की पथ पे आगे निकल चुका है, और महिलाएं सशक्तिकरण के नाम पे आगे निकल चुका है, किसानों के विकास के लिए आगे निकल चुका है, युवाओं के उद्धार के लिए ये देश आगे निकल चुका है। ठीक, रमेश जी, एक सवाल का जवाब हमें आप और दीजिएगा। आजम खान जी जमानत पे बाहर आ चुके हैं। अब आजम खान जी जब आएंगे विपक्ष में आपके आवाज़ उठाएंगे, तो आजम खान को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आजम खान उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, राजनीति करता हो चाहे सामाजिक है, समाजवादी सरकार में जो इन्होंने अत्याचार किए 2013 में, किस तरीके से नाम राहुल हिंदू होना चाहिए, धर्मेंद्र होना चाहिए, जितेंद्र योगेश होना चाहिए, उसको सीधे जेल में करवाया इसने। अच्छा। तो क्या अत्याचार इन्होंने किया है, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, मुझे लगता नहीं है। ठीक, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार अब डीजल ज़्यादा मांगने लगी।
तो जब ट्रिपल इंजन की सरकार डीजल ज़्यादा मांगने लगी, इसको आप कैसे देखते हैं? पब्लिक में क्या परसेप्शन बन रहा है? अभी डीजल तो हमने खत्म ही कर दिया, हम तो सीएनजी चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन चला रहे हैं। वो कह रहे हैं डीजल ईंधन ज़्यादा की, मांगने पेट्रोल लगे। की उन्हें आवश्यकता थी। वो ये कह रहे हैं ईंधन ज़्यादा मांगने लगे। भारतीय जनता पार्टी को ईंधन तो ये बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं, जिस चीज का वो ईंधन खाते थे। ठीक। भारतीय जनता पार्टी सीएनजी की वाहन की पैरोकारी कर रही है। अच्छा, एक सवाल रमेश जी और आता है कि 2027 का चुनाव है और आप इस जिम्मेदारी के पद पे हैं। आप ज़रा ये बताइएगा 27 का चुनाव के आधार क्या होगा? आप तो हमेशा चुनाव के मोड में रहते ही हैं, तो 27 का चुनाव किस आधार पे आप लोग लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ते समाज में रहते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि समाज में रहते हैं और हर रोज हमारा कोई ना कोई कार्यक्रम अभियान रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव बना हुआ है, प्रत्येक कार्यकर्ता में सेवा करने का भाव है और प्रदेश और समाज को आगे बढ़ाने का भाव है। दूसरा उसी आधार पर जी, एक चीज़ सर और बताइएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के आप सदस्य हैं, किस तरह की समस्याएं जो हैं इनसे आप लोग को रोज़ दो चार होना पड़ता है और किस तरह की समस्याएं जो हैं वो लोग लेके आप पीड़ित आपके पास आते हैं? जैसा कि नाम से ही राज्य पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ों के हित के लिए, पिछड़ों के रक्षात्मक कार्यों के लिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, चाहे प्राइवेट है, रोजगार कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे अधिकारी है, चाहे चपरासी है, और चाहे वो किसान है, मजदूर है, उसके हकों पे जहाँ जहाँ भी डांका डलता है, उसके साथ गलत अत्याचार दुराचार होता है, उसको राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से अक्सर हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा लेके आते हैं आपके पास, कौन तरह की समस्याएं होती हैं? समस्याएं तो हमारे पास सभी स्तर की होती है। ज़्यादातर जातियों का निकालना, जातियों का समायोजन करना, पिछड़े वर्ग की बहुत सारे प्रतिवेदन आते हैं। कई तरह के पिछड़े वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको लोग तंग करते हैं, उनकी भी आती है। और बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं तहसील के, जिले के, वे भी किसानों को परेशान करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, उस पर हम निर्णय लेते हैं। रमेश जी एक आपसे और सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे कोई पिछड़ा वर्ग से जुड़ा व्यक्ति है और वो पीड़ित है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाह रहा, तो वो कैसे संभव है? और आप अपना अगर फ़ोन नंबर हमारे दर्शकों को आप देना चाहें। वो हमें जो क्षेत्र है हमने विस्तार के रूप में जिले भी बांटे हुए हैं और हमारा कार्यालय भी है, हमने पत्रक के माध्यम से भी दिया हुआ है, सबके नंबर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ में इंदिरा भवन तीर्थ तल पर है, वहाँ भी जा सकता है। और हमारे माध्यम से हम भी जिलों में सुनवाई करते हैं, प्रवास करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं। कई बार हमने देखा कि पिछड़ों के नाम पर अगर किसी विभाग में हैं, पिछड़े वहाँ हैं नहीं और बाकी सबको भारी संख्या में उन्होंने नियुक्ति दी है, तो उस पर भी हम ये आप अपना मोबाइल नंबर बताना चाहें अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो? 9891 870 462 मेरा इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, तो आप उनकी शिकायतों को शिकायत को मदद करा के उसे आगे बढ़ा सकते हैं। रमेश जी, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर और है, आत्मनिर्भर भारत। अब ये आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है क्या? आत्मनिर्भर भारत इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा टीवी के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, कि इस पे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी विषय को रखते हैं। आत्मनिर्भर भारत एक विषय था जब ये देश प्राचीन था, जब प्राचीन था हजारों साल पहले, तब भी भारत आत्मनिर्भर था, अपने ऊपर आत्मनिर्भर था तभी ये जो आतंकवादी और ये मुगल और अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ से जो लूटा है, आत्मनिर्भर था तभी तो यहाँ लेने आए। अगर आत्मनिर्भर ना होता, और आत्मनिर्भर तो पशु भी रहना पसंद करता है, वो भी स्वतंत्रता चाहता है, पशु भी स्वाधीनता चाहता है। तो ये तो मानव है और देश में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर दूसरे पे आश्रित रहेगा, दूसरे के भरोसे रहेगा, तो अपने जीवन में बहुत बाधाएं पैदा कर लेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी लोकल फॉर वोकल, यानी कि अपने बनाए वस्तुएं, अपने बनाए सामान, स्वदेशी को अपनाकर भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पहले आपने देखा होगा देश बहुत सारे
विषयों को लेके, वस्तु को लेके दूसरे देशों पर निर्भर था, परंतु आज सुई से लेके भारत तोप तक बनाने का काम कर रहा है, मिसाइल तक बनाने का काम कर रहा है, हवाई जहाज बनाने का काम कर रहा है। तो ये आत्मनिर्भरता का एक विषय है। ठीक है रमेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत हमें समय दिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत जो है वो भारत एक नया इतिहास लिखेगा आत्मनिर्भरता को लेके, और देश में विश्व गुरु की जो छवि है भारत की वो भी बनेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।